बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जिसने 35,000 रुपये से खरगोश फार्म शुरू करके 5 साल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ रुपया कमाया और आज इनके रैबिट फार्म पर तकरीबन 60 से 70 लाख के रैबिट मौजूद हैं। सवाल ये है कि अगर ये नौजवान कर सकता है तो आप और हम क्यों नहीं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में डिटेल इंटरव्यू है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बिज़नेस क्या है और इसे कैसे करना है। और इस वीडियो में हम इनके पास मौजूद 16 नस्लों के रैबिट खरगोश भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने कहाँ से खरगोश ख़रीदे, कहाँ पर बेचे, इतना पैसा कैसे कमाया, इनकी खुराक क्या है, इनकी केज पिंजरों का डिज़ाइन कैसा है, इनकी मेडिकेशन, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इनकी तादाद कितनी तेज़ी से बढ़ती है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि एक मादा साल के अंदर तकरीबन 80 बच्चे देती है और एक बच्चा 5 महीने के अंदर जवान होकर दोबारा बच्चे देना शुरू कर देता है। और इनकी तादाद बढ़ने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को टास्क दिया था खरगोश मारने का, क्योंकि इनकी तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि रैबिट उनकी सारी फसलें खा जाते थे। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया उसकी एक्सपायरी के बाद घर वालों का ये रिएक्शन था कि खरगोश भी उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा भी उठाओ और जो है वो निकल जाओ घर से, खरगोश फार्मिंग नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा मलिक वकास साहब, हमें अपने फार्म के बारे में बताइएगा। और जैसा कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैबिट फार्म है, काइंडली मुझे ये बताएं कि एक जो नया फार्मर है वो क्यों इस बिज़नेस में आए, आपके फार्म का विज़िट करे या आपसे परचेज़ करे, ये इंडस्ट्री क्या है, अपना बिज़नेस प्लान शेयर करें काइंडली हमसे। सर उसमें ऐसे है कि ऐसे हमारे तमाम वो लोग जो कि पोल्ट्री से डिसहार्ट हो चुके हैं वायरल डिजीज़ की वजह से, ये वाहिद एक खरगोश फार्मिंग ऐसा है जिसका इम्यून सिस्टम एक तो मज़बूत है और इसके अंदर वायरल डिजीज़ अभी तक पाकिस्तान के अंदर सामने नहीं आई है। जिस वजह से अगर आप इस फार्मिंग में हिस्सा लेते हैं तो क्योंकि अभी मार्केट भी आगे ज़ीरो है तो ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं और इसकी मैनेजमेंट भी आसान है। आसानी से आप इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सरमाया जो है वो कमा सकते हैं इसके अंदर। नहीं, कैसे सरमाया कमा सकते हैं, मतलब किस तरह से पालें, इन्हें किस एज में जाके बेचें, कहाँ पर बेचें? क्योंकि नॉर्मली देखने में आता है कि खरगोश हमें कहीं नज़र नहीं आता बिकता, या इसके खाने वाले भी इतने हमें नहीं नज़र आते। सही है। देखें उसमें इस तरीके से है कि पाकिस्तान में तो इससे पहले इस फार्मिंग को स्टार्ट ही नहीं किया गया। एक फार्मर जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपए से अगर फार्मिंग स्टार्ट करता है तो अप्रॉक्सीमेटली सालाना 40 से 50 बच्चे ले सकता है। और रही बात बेचने के हवाले से, तो क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल ना होने की वजह से लोग इसको नहीं खा रहे। अगर ये जब इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएगा तो खाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मिल नहीं रहा आसानी से इसलिए लोग इस तरफ, इनका लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है और आसानी से सेल हो जाता है आपकी लोकल मार्केट में। जहाँ भी आप इसको फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहला आपका अपना इलाका इसका कस्टमर है कि आप किसी भी मीट वाली शॉप पे इसको रखते हैं तो तकरीबन 500 से 600 रुपये किलो आपका ये लाइव जो है वो सेल आउट हो जाता है। तो सेल्स की प्रॉब्लम भी नहीं है अभी, क्योंकि शॉर्टेज का मामला चल रहा है जिस वजह से लोग इस तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि अगर ये अवेलेबल होगा, जिस तरह से मुर्गी का गोश्त अवेलेबल है, रोड के ऊपर 4 ही मिल जाते हैं, अगर इसी तरह उनके पास खरगोश भी होगा तो खाने वाले हैं, बिल्कुल खाने ना होने की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि गोश्त अभी अवेलेबल नहीं है जिस वजह से लोग इसको नहीं खा रहे। जब ये अवेलेबल होगा तो ये एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए जो समझ लें कि दुनिया में तो बहुत पहले इसको पहचान लिया गया है। हमारे पाकिस्तान में अब ये इंट्रोड्यूस हुई है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़ीरो है और वाहिद जानवर है जिसका गोश्त सस्ता भी है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़ीरो है। आसानी से आप जो है इसको परचेज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया। और अगर बिज़नेस प्लान की आप बात करते हैं तो आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फार्म के थ्रू नए फार्मर्स को स्पेशली? सर इसमें हमारे फार्म जो के थ्रू जो है लोगों को फैसिलिटी मिल रही है वो 3 तरह की है कि पाकिस्तान में 3 तरह के मसाइल इस वक्त नए फार्मर को दरपेश हैं। एक तो ये कि अच्छी नस्ल उसको मिलती नहीं है, लोग उसको देसी और क्रॉस ब्रीड जो है वो न्यूजीलैंड बताकर सेल कर देते हैं और वो परेशानी की हालत में बिज़नेस से निकल जाता है। नहीं, न्यूजीलैंड ब्रीड को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्यों अच्छी है, न्यूजीलैंड पे क्यों ना जाएं, अपने देसी क्यों ना रखें?
देखिए न्यूजीलैंड वाइट के ऊपर जाने की वजह यह है कि इसकी FCR रेशो बहुत अच्छी है। FCR क्या चीज़ है? FCR फीड टू मीट कंसंट्रेशन रेशो, कि जो खुराक रैबिट खाता है उससे कितने % जो है वो अपनी बॉडी में मीट जनरेट कर लेता है। तो जो हमारा देसी है वो 6 महीने में 1 किलो वज़न करता है। ठीक हो गया। और एक फार्मर अगर उसको 600 रुपये में भी बेचे तो उसको अगर 100 रुपया महीने की कॉस्ट पड़ रही होती है तो वो बहुत कम है, जिस वजह से उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता बल्कि नुकसान में जाता है। जबकि अगर न्यूजीलैंड को कंसीडर किया जाए तो पूरी दुनिया में उसकी फार्मिंग की जा रही है। उसके 2 वजूहत हैं। एक तो ये अपने आप को हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर दूसरे नंबर पे ये 6 महीने में तकरीबन 4 किलो का खरगोश तैयार होता है। और अगर इसकी स्लाटर एज की बात की जाए तो ये तकरीबन 3 महीने में 2.5 किलो जो है आपका खरगोश तैयार हो जाता है, जो कि बहुत फास्ट ग्रोथ है। मतलब खाने के लिए 3 महीने की एज में ये बेस्ट है जी। इसकी जो स्लाटर एज जो कंसीडर की जाती है वो 3 महीने है, जिसमें तकरीबन ये 2.5 किलो वज़न करता है। मतलब बच्चा पैदा हुआ 3 महीने की एज में गोश्त के हिसाब से आप उसे बेच सकते हैं। बेच सकते हैं बिल्कुल। और एक बच्चा बड़ा होकर ब्रीडिंग के लिए कितने टाइम में हो जाता है, मतलब किस उम्र में वो बच्चे देना स्टार्ट कर देता है? सर एक मादा जो है वो तकरीबन कम से कम 5 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने, ऑन एवरेज जो स्टैंडर्ड है वो 6 महीने ब्रीडर तैयार हो जाता है। नर भी इसी उम्र में क्रॉस करने के काबिल हो जाता है? नर भी 6 महीने में तैयार हो जाता है। साल में कितने बच्चे देती है एक मादा? सर अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो तकरीबन 1 साल में ये 80 बच्चे आप इससे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड के मुताबिक। कितनी दफ़ा बच्चे दे तो ये 80 ये तकरीबन 8 दफ़ा जो है वो आप इससे क्लच ले सकते हैं। 8 क्लच सालाना ले सकते हैं। 10 बच्चे एवरेज दे सकती है? एवरेज दे सकती है ये कोई भी नस्ल हो खरगोश की? सर कोई भी नहीं। जो मीट वाली हैं वो तकरीबन 6 से 14 तक बच्चे देती हैं। ठीक हो गया। जो छोटी नस्लें हैं वो 3 से 4 हैं, वो पेट्स में रखी जाती हैं, वो मीट का उनका कंसर्न नहीं है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मादा ने कितने बच्चे दिए एक टाइम में? सर मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 16 तक सर जो है हमारे पास मादा ने बच्चे दिए हैं। 16 जी। अच्छा, क्रॉस होने के बाद प्रेगनेंसी पीरियड इनका कितना होता है? कितने टाइम बाद ये बच्चे डिलीवर कर देती हैं? 30 दिन, सिर्फ 30 दिन के अंदर जो है ये बच्चे दे देती है। और दोबारा से क्रॉस कितने टाइम में फिर हो जाती हैं बच्चे देने के बाद? हम मादा की सेहत को सामने रखते हुए उसको 20 दिन का गैप देते हैं। अगर इसकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये बच्चे देने के 24 घंटे बाद फिर दोबारा क्रॉस करवाएं तो ये कंसीव कर लेती है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा देखें, अगर खुराक की बात की जाए, मेनली एक बार पेयर तो ख़रीद लेता है, 4 या 6 10 ख़रीद ले वो, उनकी डेली जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है खुराक की, वो कितने खर्च अखराजात हैं एक खरगोश के? सर एक खरगोश के ऊपर तकरीबन 5 से 6 रुपये रोज़ाना ख़र्चा आता है, क्योंकि इसने सिर्फ सब्ज़ चारा खाना है। और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मादा की अगर बात की जाए तो 300 ग्राम चारा जो है या फीड या जो भी चीज़ आप देते हैं वो तकरीबन रोज़ाना उसने खानी है। सब्ज़ चारे में कौन सी खुराक है? सब्ज़ चारे में सबसे बेहतर लूसन है। अगर लूसन अवेलेबल ना हो तो फिर कोई भी चीज़, गंदम, मकई, बाजरा, जवार, जो अवेलेबल है वो दे सकते हैं आप। मतलब इसके साथ कोई फीड इजाफी देने की ज़रूरत नहीं है? सब चारे के ऊपर इतना वेट गेन कर लेगा, ब्रीड करेगा? बिल्कुल ब्रीड भी करेगा और ये अपना गुजारा भी कर लेता है। हम वैसे उसकी सेहत को बेहतर करने के लिए साथ थोड़े बहुत मल्टीविटामिन उसको दे देते हैं ताकि बच्चों को बेहतर उसकी परवरिश कर सके। फीड की आपने बात की, तो फीड किस किस्म की है? सब चारे के अलावा कौन सी ऐसी फीड है? सर फीड हम जो देते हैं वैसे तो 20% प्रोटीन लेवल हमने मेंटेन करना होता है। वो लोग घर में भी बना सकते हैं, गंदम मकई का दलिया वगैरह बना के। अगर रेडीमेड की बात की जाए तो हम लोग जो है वो मार्केट से हाईटेक कंपनी की हम लोग यूज़ करते हैं 44 नंबर, जो कि बछड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वैसे भी फूजी कंपनी की आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो खुराक जिसका प्रोटीन लेवल 17 से 20% है। वो कितनी क्वांटिटी में एक अडल्ट बड़े साइज़ के खरगोश को दिन में चाहिए? सर वो जो ग्रोथ वाला रैबिट है, जो ग्रोवर रैबिट है, उसको हम देते हैं उसकी बॉडी का 3 से 5% हिस्सा। ठीक है। जो मेंटेनेंस फीड है उसमें हम देते हैं तकरीबन 50 ग्राम। मतलब एक रैबिट ऑलरेडी 7 महीने का है, वो हमारा ब्रीडर नर है, उसको हम मेंटेनेंस फीड जो देंगे वो तकरीबन 50 से 70 ग्राम, और जो मादा होगी उसको तकरीबन 100 से 150 ग्राम देते हैं, क्योंकि वो बच्चों को साथ दूध पिला रही है। मतलब ये फीड तो 6-7 रुपए की पर डे? जी, तकरीबन इतनी ही कॉस्ट करती है। तो सब्ज़ आप मिला लें तो 10 रुपया तकरीबन खर्चा आ रहा है, महीने का 300 आ रहा है। 300 रुपये खर्चा आ रहा है। अच्छा, अगर कोई आपसे परचेज़ करे तो वो कितने पेयर का आप सेट देते हैं, या कोई बिज़नेस प्लान के थ्रू आप इतने ब्रीडर होने चाहिए, इतनी मादा होनी चाहिए, और कितने में देते हैं? और ब्रीड का स्पेशली बताएं कि कौन सी ब्रीड आप रेकमेंड करेंगे जो बेस्ट है एक नए फार्मर के लिए?
सर उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 ब्रीड्स जो हैं वो बेस्ट हैं। न्यूजीलैंड वाइट नंबर 1 पे है, फ्लेमिश दूसरे नंबर पे और कैलिफोर्निया तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो तकरीबन तीनों ब्रीड्स जो हैं वो मीट के लिए पाली जा रही हैं। और हम जो है नए फार्मर्स को एक पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम उसको 21, ये सबसे जो छोटा पैकेज है हमारा, उसमें 21 रैबिट हम उसको देते हैं, जिसमें 14 मादा और 7 नर जो है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं 94,500 रुपये के, मतलब 4500 रुपये का एक पीस हम प्रोवाइड करते हैं नए फार्मर्स को, ताकि जो है वो अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सके। उनकी एज क्या होगी? जो 21 का आप ये सेट दे रहे हैं उनकी एज क्या होगी? सर उनकी जो एज है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने, और वज़न जो है वो 1 किलो से 1200 ग्राम 1300 ग्राम तक जो है वो तैयार करके हम प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइम बाद ये क्रॉस हो जाएंगे या बच्चे देना स्टार्ट कर देंगे? तकरीबन मज़ीद 3 महीने फार्मर ने उनको पालना होता है। कम से कम 5 महीने में ब्रीडर तैयार हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 महीने उसको, मतलब 4 महीने पालेगा या 3 महीने पालेगा, मतलब वो बच्चे देना स्टार्ट कर देंगे जी। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी केजेस हैं आपके पास तो माशाल्लाह टेक्निकल तरीके से बड़े अच्छे बने हुए हैं। उनका वेस्ट सारा नीचे जा रहा है, केज उनका हर वक्त ड्राई रहता है। तो अगर ये कोई बनवाना चाहे तो कितनी इसकी कॉस्ट आएगी, या आपसे कोई ख़रीदना चाहे आप प्रोवाइड करते हैं या नहीं? जी हम लोग केजेस भी प्रोवाइड करते हैं, और नए फार्मर्स को जो हम लोग केज दे रहे हैं वो 2 केजेस जो हैं वो उसको 12,000 रुपये के प्रोवाइड करते हैं। सेम यही स्टाइल जो है कमर्शियल फार्मिंग का वो अपने छोटे सेटअप पे भी लगा सकता है। अगर कोई इन केजेस पे ना जाना चाहे, घर में जो मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल में मुर्गियों को जिस तरह के खुडे होते हैं, सीमेंटेड हैं, ये कच्चे बने हुए हैं, उस तरह की जगह में इनको रख सकते हैं? जी उनको देसी स्टाइल में भी रखा जा सकता है। सिर्फ यह है कि आपकी सफाई की मैनेजमेंट फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो उसमें फिर जानवर आपका बीमार हो सकता है। अदरवाइज़ आप इनको ट्रेडिशनल स्टाइल में रख सकते हैं। सिर्फ यह है कि ज़मीन नीचे से पक्की करनी पड़ेगी ताकि ये ज़मीन के अंदर ना जाए, क्योंकि बड़ा जानवर है तो ये फंस सकता है और उसके मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं फिर। नहीं, अब इतना इसको प्रॉफिटेबल आप बता रहे हैं कि एक साल में एक आपका ब्रीडर पेयर जो है वो 80 बच्चे दे देता है, और ये 3 महीने में स्लाटर के लिए मतलब खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इतने हमें खरगोश नज़र क्यों नहीं आते? मैंने तो कोई इसकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं देखी, या पाकिस्तान में लोगों को खाते नहीं देखा। ज़ाहिर है फार्मिंग तो पहले भी लोग कर रहे हैं, तो इतना प्रॉफिटेबल क्यों है? मतलब लोग इससे क्यों भाग गए, या नए लोग इसमें क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी वजह बड़ी जेन्युइन सी है कि हमने जब स्टार्ट लिया 4 साल पहले, तो पहले तो ये बाहर वाली नस्लें यहाँ मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टर्स ने बाहर से स्टॉक मंगवाया और प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर नए फार्मर को थमा दिया गया। वो उसने एक्सपायर किया और मार्केट से वो साइड पे हो गए। फिर लोगों का ज़्यादा रुझान रहा क्रॉस ब्रीड पे कि न्यूजीलैंड के नर लगाएं और देसी मादाएं लगाएं, उस पे लोगों ने काफ़ी टाइम ज़ाया किया। अब तकरीबन पिछले 1 से 1.5 साल से प्रॉपर एक जो है सिमत मुकर्रर हुई है कि अगर मीट पे काम करना है तो न्यूजीलैंड रखा जाए। तब जाके मतलब ये 1.5 साल हुआ है, तो ज़ाहिर है बाहर से जो चंद एक पेयर हमने इंपोर्ट किए थे उन्हीं से पाकिस्तान में फार्मिंग शुरू हुई है, और उसी से ये तकरीबन अब जो है वो 2,500-3 हज़ार रैबिट जो है वो अवेलेबल हो सका है। मतलब आपका मेनली अभी कस्टमर कौन है जो आपसे परचेज़ कर रहा है, और किस क्वांटिटी में अभी आप सेल कर रहे हैं? हम जो कम से कम क्वांटिटी है 21 पीस से जो छोटे फार्मर को दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 200 पीस तक जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा कस्टमर है वो अभी जो ब्रीडर तैयार कर रहा है, मतलब मीट पे तो अभी इसलिए नहीं जा सकते कि खरगोश इतनी वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह हमने ये स्टार्ट किया है तकरीबन 70 के करीब लोग ऐसे हैं जो हमारे इस बिज़नेस प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। और 2022 का जो हमारा नवंबर-दिसंबर होगा उसमें इंशाल्लाह मलिक रैबिट फार्म के जो आउटलेट आपको मार्केट में नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको रैबिट जो है वो लाइव भी मिलेगा और मीट के हवाले से भी मिल सकेगा। अच्छा, आप जैसे मतलब 35,000 से 2.25 करोड़ तक पहुँचे हैं, तो आप क्या समझते हैं कोई मतलब आम इंसान जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटे लेवल से स्टार्ट करके इस तक पहुँच सकता है जहाँ आज आप खड़े हुए हैं? इस स्टेज तक एक आम फार्मर, एक नया लड़का या नौजवान पहुँच सकता है? जी सर बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भी जो फार्मिंग कर रहे हैं कुछ दोस्त, जो समझ लें कि हज़ारों से करोड़ों तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन अभी भी मेरे चकवाल के 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने तकरीबन 40-50 हज़ार से स्टार्ट लिया था, और उनकी जो पहली अर्निंग है हमने सोशल मीडिया पे भी डाली थी, वो तकरीबन 1,45,000 रुपये थी। तो कहने का मकसद ये है कि और वो मेहनती लड़के हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर बंदा मेहनत से लगन से काम करे तो ये एक ऐसा जानवर है जिसने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को वक्ता डाल दिया था अपनी ब्रीडिंग की वजह से।
तो अगर हम उसी ब्रीडिंग को पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी अर्निंग दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आपको एक छोटी सी स्टडी भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी यूज़ कर दी गई थी इसकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा फसलें तबाह की थी और इसकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन आर्मी जो है वो मैदान में आई थी इसको ख़त्म करने के लिए। खरगोशों को उन्होंने मारा तब जाके जो है वो अपने मुल्क को बचा सके थे। और इतने बच्चे देने की तादाद इनकी इतनी ज़्यादा है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि साल में एक मादा 80 बच्चे दे देती है। जी देखें, एक मादा 80 बच्चे देती है। अगर वो उसको नेगेटिव देखा जाए तो अगर ना रोका जाए तो वो तो मुल्क की सारी फसलें तबाह कर देगी, और अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा मीट जनरेट हो रहा है और हमारे मुल्क में मीट की किल्लत भी काफ़ी ज़्यादा है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर इस फार्मिंग को यूज़ करके उस मीट की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो आप अपने मुल्क के लिए भी बड़ा अच्छा फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। और आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त है। और ये भी बताइए, खाने में ज़ाहिर मैंने नहीं खाया, आपने खाया होगा, इसका टेस्ट कैसा है? मतलब चिकन जैसा है, मटन जैसा है, बीफ जैसा है, या कोई स्मेल है, नमकीन है, किस किस्म का गोश्त है खाने में? सर अगर इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर एक बंदे को बगैर बताए खरगोश का गोश्त पका के खिलाया जाए और बताया जाए कि ये मुर्गी है, तो वो जज नहीं कर सकता कि ये मुर्गी है या रैबिट पका हुआ है। अच्छा, मतलब इतना अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, कोई स्मेल नहीं है? कुछ स्मेल नहीं है इसके अंदर। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा कि इनकी मेनली कौन कौन सी बीमारी हैं और इनकी मेडिकेशन कैसी है? कॉस्टली है या सस्ती है? अगर ऑन एवरेज आप देखें, अगर एक पेयर है किसी के पास, तो साल का मेडिकेशन का उसका कितना खर्चा आ जाता है? या कोई इसकी ऐसी वैक्सीन है जो क्वार्टरली या मंथली बेस पे करनी पड़ती है? सर ऐसा कोई भी इनकी वैक्सीनेशन नहीं है, अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब ओवरऑल आउट कंट्रीज़ में तो चल रही हैं वैक्सीनेशन छोटी मोटी, लेकिन पाकिस्तान में कोई वायरल डिजीज़ ना तो सामने आई है और ना ही कोई वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है। रही बात बीमारियों की, तो बीमारियां इसकी चंद एक हैं, जिसमें कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सी तमाम जानवरों में आती है, इसमें भी आती है। इसके अलावा इकुनिकुलाई एक डिज़ीज़ है, मतलब वो पैरासाइटल डिज़ीज़ है, वो इसको आती है छोटी मोटी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो 3-4 बीमारियां हैं, कॉक्सी है, इकुनिकुलाई है, या स्नफल्स एक बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम जिसे कह सकते हैं, वो आती है। तो उसके लिए हम इसको प्रिवेंशन दे देते हैं। मतलब कॉक्सी के लिए लिवर टॉनिक दे देते हैं, बड़ी आसानी से सस्ता मार्केट में मिल जाता है, 200-300 रुपये का आता है। और क्योंकि डोज़ इसकी बहुत कम मिकदार में इसको दी जाती है पॉइंट में, तो समझ लें कि अगर एक रैबिट को हमने एक डिज़ीज़ की मेडिसिन पिलानी है तो वो हार्डली 1 या 2 रुपये कॉस्ट कर रही होती है, और वो भी उसको प्रिवेंट कर देती है अगले 2-3 महीनों के लिए। उस बीमारी से उसकी जान छूट जाती है। मतलब ये ना होने के बराबर ना होने के बराबर है। मतलब अगर मंथली खर्चा या समझ लें सालाना खर्चा एक खरगोश का निकाला जाए तो सालाना शायद एक खरगोश का 200 से 300 रुपया मेडिसिन का खर्चा आएगा। और आप कहते हैं कोई ऐसी वायरल डिजीज़ नहीं है जैसे पोल्ट्री में आती है कि सुबह उठे आप 100-50 आगे मरे पड़े, इस तरह की कोई डिजीज़ नहीं है खरगोश में? खरगोशों में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे शेड पे या ओवरऑल पाकिस्तान में कोई ऐसी डिजीज़ सामने नहीं आई किसी फार्मर के पास कि उसके 100-50 एकदम से मर गए हों। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 1 या 2 एक्सपायर हुए हैं पीस, उसका पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, उसमें जो भी डिजीज़ सामने आए तो हम उसकी प्रिवेंशन पूरे शेड में चला देते हैं, जिससे बाकी रैबिट्स में एकदम से अमवात जो का खदशा जो है वो रुक जाता है। अच्छा, ये इसका केज है जो 1 पे 4 केज लगे हुए हैं? जी जी, ठीक हो गया। और इसमें मतलब कितने साइज़ के हैं और कितनी जगह चाहिए एक पेयर को रहने के लिए? सर जो एक मादा को जो जगह चाहिए वो 2.5 फुट बाय 2 फुट है। ठीक हो गया। और 1.5 फुट ऊंचाई उसको देते हैं हम लोग, और उसी केज के अंदर ही जो है उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती है। ठीक हो। और यही उसका स्टैंडर्ड है। साथ में बॉक्स वगैरह देते हैं, तकरीबन 1 फुट बाय 1.5 फुट का बॉक्स है जिसमें वो ब्रीड करते हैं। ब्रीड बच्चे देने के लिए। इसकी क्या कॉस्ट होगी इस एक सेटअप 4 पिंजरों की? सर 4 पिंजरों की जो कॉस्ट है, जो यहाँ कमर्शियल लगा हुआ है, ये थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन 45,000 रुपये का एक स्टैंड है जिसमें 4 लगे हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन आम छोटे फार्मर्स के लिए तकरीबन जो है वो यही सेटअप अगर वो लो कॉस्ट पे लगाना चाहे तब भी 15 से 18,000 में लगा सकते हैं। आप प्रोवाइड करते हैं ये सेटअप? बिल्कुल, केजेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर जो इनका ये स्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसका थोड़ा क्लीनिंग का मुझे समझाइएगा कि मतलब क्या है इसमें? सर क्लीनिंग का कुछ इस तरीके से है कि ऑलरेडी इसकी जो नीचे ट्रे लगी हुई है उसकी 1.5 फुट जो है वो स्लोप है। ठीक हो गया। उसका यूरिन और जितनी भी फीसिस हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती हैं, नीचे आ जाती। बिल्कुल। और इसमें जो लेबर है वो रोजाना सुबह जो है वो सिंपली झाड़ू लगा के तो उसकी सफाई क्लियर कर देता है। अच्छा, ये स्लोप बना हुआ है, वेस्ट सारा नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली।
और यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली जो ज़मीन की स्लोप है उससे बाहर चला जाता है, और जो इसकी मेंगनियाँ हैं सही वो है। कलेक्ट करके तो फसलों में इस्तेमाल कर ली जाती हैं ठीक है। एज ए खाद। मतलब ये भी अंदर केज में कंफर्टेबल रहते हैं, कोई गीली जगह नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है बिल्कुल। कुछ भी। सर ये एक इंतहाई साफ सुथरा रहने वाला जानवर है। केज ठीक हो। के अंदर भी ये अपनी एक साइड पे जगह बनाता है जहाँ से इसने फीसेस करनी है। ठीक हो गया। अच्छा वकास साहब, आप कहते हैं कि आपने 35,000 से अपना काम स्टार्ट किया था, आपने रैबिट का एक पेयर लिया और उस 2016 में उस 35,000 से आज आपने रैबिट फार्म का 2.25 करोड़ का सेटअप लगा लिया और 2.25 करोड़ आपने उसी 35,000 से कमाया। एक तो ये बताएं कि इसका गुर क्या है, और दूसरी सबसे अहम बात जो मोस्टली फार्मर बताते नहीं है नए आने वालों को कि इसमें नुकसानात क्या हैं, मुश्किलें क्या है। बड़ी पिक्चर तो हर कोई दिखा देता है, सब बाग दिखा देता है, इसमें करोड़ों आ गया, मगर उसमें नुकसानात क्या हैं और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए उसमें बड़ी 2-3 चीज़ें हैं। इंसान की नीयत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है हर काम के अंदर। मैंने जो पहला पेयर स्टार्ट लिया था वो न्यूजीलैंड वाइट से था, तकरीबन 1,20,000 के 1.5 लाख रुपए का हमने परचेजिंग की थी 2016 में। नए नए इंपोर्ट आई थी और पहला एक आधा क्लच लिया, उसको सेल किया और उसके बाद तकरीबन 10 या 15 दिन गुजरे थे, 20 दिन वो मेरा एक्सपायर हो गया। अच्छा। और सबसे जो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया उसकी एक्सपायरी के बाद घर वालों का ये रिएक्शन था कि खरगोश भी उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा भी उठाओ और जो है वो निकल जाओ घर से, खरगोश फार्मिंग अच्छा, नहीं करनी। सही क्योंकि है। आम एक छोटी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए 1.5 लाख रुपया बड़ी वैल्यू रखती थी। ठीक है। और मैंने क्योंकि अपना सारा वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी उठा के इसमें डाल दी थी और वो एक्सपायर हो गया। देन जो है वो मैंने वालदा को थोड़ा सा इस मामले में राज़ी किया कि एक पेयर मैंने 35,000 रुपये का लिया, इस बेस पे कि उसका जितना प्रॉफिट होगा वो मेरी वालदा के पास जाएगा। ठीक हो गया। वो भी कुछ हद तक मान गई थी। वहाँ से स्टार्ट लिया और वो एक वालदा के नाम पे रखा हुआ पेयर जिसकी आगे ब्रीडिंग करवाई हमने और उसको हमने सेल किया, तो उससे जो अर्निंग आना शुरू हुई फिर उससे खरगोश फार्मिंग हमने स्टार्ट की। और बीमारियां इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो नए फार्मर्स के लिए मेन जो चैलेंज है वो ये है कि हम लोग इसको शॉर्ट टाइम बिजनेस समझ के कर रहे हैं। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला है वो शॉर्ट टाइम का है कि जी मैं जॉब वाला बंदा हूँ, ठीक है जी, खरगोश फार्मिंग में फ़ौरन पैसा आ जाता है और मैं इसको रखूँ इस तरह के मैं शाम के टाइम इसको पाल लिया करूँ और मुझे साइड बिजनेस के तौर पे काम कर लूँ इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप अपनी माँ को राजी करें और माँ के पैरों में पड़ जाएं अगर कामयाबी चाहते ऐसा ही है, कोई शक और नहीं है। दूसरा में ये बताइएगा टेक्निकली आपको क्या प्रॉब्लम आए बेचने में, या उनकी मेडिकेशन के हवाले से, या ब्रीड कराने के हवाले से क्या मुश्किलात हैं? सर सबसे पहली जो मुश्किलात हमें स्टार्ट में आई थी कि इसकी कोई बताते थे कि डिजीज़ कोई भी नहीं है, बीमारियां कोई नहीं है, बस पालें और रखें और इसको कोई मसला नहीं होगा, जबकि इसकी डिजीज़ मौजूद हैं। लेकिन उनका प्रिवेंशन भी मौजूद थी, ट्रीटमेंट भी थी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ट्रीट ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो एक्सपायरी की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। मैं क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड था, ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मेडिसिन से था, तो फिर मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, खरगोश को पढ़ा पहले हमने कि आया कि ये चाहता क्या है। ठीक है। उस हिसाब से फिर इसकी जितनी भी बीमारियां हैं उसके ट्रीटमेंट हमने सोशल मीडिया पे भी डाले, लोगों को अवेयरनेस दी और ख़ुद भी उसको हमने ट्रीट किया, जिसके बाद जो है वो हम खरगोश को बचाने में कामयाब हुए हैं। ठीक हो गया। जो आपने 2.25 करोड़ कमाया, ये खरगोश आपने बेचे कहाँ? मेन मार्केट कौन सी थी ये? सर ये ऑनलाइन मार्केट है। जाहिर है पाकिस्तान में कोरोना जहाँ पे आया है उसने बड़े नुकसानात किए हैं, लेकिन ये समझने वाले लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात है कि कोरोना ने नुकसान के साथ साथ फ़ायदा भी किया है पाकिस्तान का। इससे अगर 4 साल पीछे चले जाएं तो हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हुए डरते थे कि यार जिसको ऑनलाइन पैसे भेजेंगे तो वो पैसे खा के भाग जाएगा। ठीक है। लेकिन कोरोना में जब लोग घर में बैठे हैं तो ऑनलाइन जो आपकी परचेजिंग है, ऑनलाइन सेलिंग है, वो बड़ी ग्रोथ में गई है। ठीक हो गया। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ किस पर्पस के लिए लोगों ने आपसे इतने खरगोश खरीदे, आपने किसको बेचे? जी स्टार्ट में जो हमारी खरगोश फार्मिंग शुरू हुई थी वो पेट्स के हिसाब से हुई थी, लोग इसको पसंद करते थे एज ए पेट। ठीक हो गया। मीट का रुझान नहीं था 2016-17 में, तो जो भी ब्रीड थी, जायंट अंगोरा ब्रीड थी उस वक्त, न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड थी, तो ये ब्रीड्स जो हैं वो लेके और एज ए पेट जो है ना वो सेल आउट हो रही थी क्योंकि नई चीज़ थी, लोगों को पसंद आती थी। आपने ब्रीड करा के बेचा? तो उनकी ब्रीडिंग जो है कराई और जो बच्चा था वो हमने मार्केट में सेल किया, उससे फिर अर्निंग शुरू हुई। ठीक हो गया। अभी आप ब्रीड के हिसाब से भी सेल कर रहे हैं और गोश्त के हिसाब से भी सेल कर रहे हैं? हम अब गोश्त पे भी आ गए हैं क्योंकि सिमत जो है वो का तयन करना बड़ा ज़रूरी है खरगोश फार्मिंग में। कि आप खरगोश फार्मिंग करते हैं तो आया कि आपने पेट्स पे रखना है या आप मीट पे जाते हैं। पेट्स फार्मिंग जो है थोड़ी सी रिस्की है,
उसके लिए आपका तकरीबन 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है कि कौन सा पेट मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। तो मीट पे अगर जाते हैं तो उसके लिए आपको कोई वो तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने टाइम देना है उसको, 24 घंटे उसको टाइम दे चाहिए, तब वो फार्मिंग आपकी कामयाब है। वक़ास साहब, आप एक मिसाल हैं नौजवानों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी उम्र अभी माशाल्लाह से, जैसा आपने मेंशन किया कि 35 साल है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आपका ताल्लुक है। आपने 35,000 रुपया लगा के 2016 में, और आज 2021 दिसंबर में आप कहते हैं कि आपने 2.25 करोड़ का सेटअप खड़ा कर लिया आपका फार्म, और जिसमें अभी 60-70 लाख के रैबिट भी मौजूद हैं, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरे इक्विपमेंट के फिक्स एसेट के अलावा। तो आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे, वो कहाँ से शुरू करें, कितने से शुरू करें, इस काम में आएँ और कैसे पैसे कमाएं? सर, जितना भी नौजवान नस्ल है इस वक्त बेरोज़गार है, तकरीबन आज अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो तकरीबन हर नौजवान के पास 50,000 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को लगाना इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो जो जितने भी नौजवान हैं, अगर वो बेरोज़गार हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो वो 50,000 से 60,000 से या 1 लाख रुपए से अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। और उनके लिए छोटी सी जो 2-3 टिप्स हैं वो शेयर कर देता हूँ कि आप इसको साइड बिजनेस के तौर पे ना लें। नंबर 1 चीज़ जो सबसे पहले आपने सोच के रखनी है, अगर आपने बिजनेस खड़ा करना है तो वो आपका फुल टाइम जॉब है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ उसने करनी है वो है कि प्योर ब्लड लाइन पे काम करे। नस्ल का इंतखाब इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है वो फ़ौरन 50,000 लगा के तो 1 लाख रुपया कमाएं और पेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये यहाँ पे सबसे गलत डिसीजन चला जाता है। पेट्स को संभालना एक नए बंदे के लिए मुश्किल है, तो आप ऐसी नस्ल का इंतखाब करें जो सख्त जान हो और इसमें प्रॉफिट बेशक थोड़ा कम हो। थोड़े प्रॉफिट की जो है वो सोच रख के उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको आगे जाके ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जो देखा लाइव स्टॉक में हमारी इंडस्ट्री सारी तबाह है। आप पोल्ट्री को ले लें, आप डेयरी को ले लें, आप गोट फार्मिंग को ले लें, जितने हम इन्हें एज अ शौक, एज अ नस्ल, एज अ ब्रीड, खूबसूरती के लिए पाल रहे हैं, फैंसी करके। एक्चुअली ये चीजें खाने वाली हैं। अगर मार्केट को देखें, उसकी डिमांड गोश्त की है, मुर्गी के अंडा खाने की। आप जैसे बास्टो लो फैंसी मुर्गियों पे आप चले गए तो आज तबाह हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जो इंडस्ट्री है, मेन जिसका कस्टमर है, खुराक है, उसको फोकस करके। बिल्कुल, हम कंज्यूमर बेसिकली जगह को फोकस नहीं करते। हम बाकी सारी चीजें बिजनेस में प्लान में डाल रहते हैं, लेकिन उसी चीज का कंज्यूम कहाँ पे हो रही है वो चीज छोड़ देते हैं। ये एक पॉइंट हमारा मिस हो जाता है। अच्छा, रैबिट्स में जिस तरह से आपने कहा कि अब एक देसी रैबिट है वो 1 kg वेट गेन करता है 6 महीने के अंदर, वहीं पर ये जो आप न्यूजीलैंड का बता रहे हैं मीट पर्पस के लिए, ये 4 से 5 kg कर जाता है। जी, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो देसी है उसके ऊपर काम करने से हम मना भी करते हैं, और नए फार्मर्स को स्ट्रिक्टली देसी फार्मिंग का बता देता हूँ कि किन लोगों के लिए फ़ायदा है। ऐसे लोग जिन्होंने गाय भैंसें वगैरह रखी हुई हैं और वो गाय भैंसों का बचा खुचा चारा उठा के खरगोशों को डाल दें, और उनको उस चारे पे अगर वो पालते हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट बन जाता है। वो इस सूरत में है कि ठीक है, बचे कुचे चारे, ज़ाया चारे से वो पल रहे हैं, 6-8 महीने बाद 20-25-30 खरगोश हो गए हैं, उठा के 5-7-10 हज़ार रुपये में बेच आएँ। ये उतने हद तक की प्रॉफिट की मार्केट है। तो बेहतर है कि नस्ल का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, जिसमें न्यूजीलैंड वाइट, फ्लेमिश और कैलिफोर्निया पूरी दुनिया में फेमस हैं, और पाकिस्तान में भी आप इजीली अवेलेबल हैं। इसका एक पेयर अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो आप कितने में दे रहे हैं? सर, जो फ्लेमिश ब्रीड है, अगर उसका एक पेयर अगर कोई लेना चाहता है तो वो 8,000 रुपये का पेयर हम सेल करते हैं, अगर सिंगल पेयर की बात की जाए, जिसकी उम्र 2.5 महीने होती है। ठीक हो गया। अगर न्यूजीलैंड के पेयर की बात की जाए तो वो तकरीबन 10,000 रुपये का पेयर हम लोग सेल आउट करते हैं, सिंगल पेयर। और कैलिफोर्निया क्योंकि अभी थोड़ी सी रेयर ब्रीड है पाकिस्तान के अंदर, तो वो 15,000 से 20,000 रुपये का पेयर हम लोग सेल आउट करते हैं। मतलब अगर 20-21 का सेट लें तो उसमें 1,500 डिस्काउंट हो जाएगा पर पेयर। जी, अगर आप 20-21 का सेट लेते हैं तो फिर आपको टोटल फार्मिंग के ऊपर हम ले आते हैं, और वो प्राइस भी हम फिर फार्मिंग वाली ही आपको लगाएंगे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।